चलिए शुरू करते हैं। वेस्ट बंगाल बोर्ड सेमेस्टर 1 क्लास 11 पहला अध्याय विज्ञान में जीवन, अब्दुल कलाम द्वारा रचित। यह जो हिस्सा है साहित्य का, ये लिया गया है कहाँ से? अब्दुल कलाम द्वारा लिखा हुआ द जर्नी ऑफ माई लाइफ। द जर्नी ऑफ माई लाइफ उनकी किताब से ये लिया गया है। इसको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है महेंद्र यादव द्वारा। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि MCQs में आ सकती हैं। इसमें हम लोगों को बता रहे हैं अब्दुल कलाम की कैसे उनका रुचि विज्ञान में जगा, कब से जगा और विज्ञान के क्षेत्र में उन्नति के नाम पर उन्होंने क्या क्या किया। सन 1998 में भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण पोखरण में किया। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। मैं इसके विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। ये जो परमाणु परीक्षण हुआ, न्यूक्लियर टेस्ट, उसमें APJ अब्दुल कलाम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। मुझे विभिन्न सम्मान व उपाधियां दी गई इसके लिए। कई वर्षों बाद तथा राष्ट्रपति के कार्यकाल के बाद भी, जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था उसके भी कई साल बाद, और जब मैं राष्ट्रपति बना उसके भी कई साल बाद तक एक उपाधि मेरे साथ चलता रहा, टाइटल, और वो टाइटल था मिसाइल मैन। जब मुझे इस नाम से पुकारा जाता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। इस टाइटल को सुनकर ऐसा लगता था जैसे विज्ञान के जगत की कोई शख्सियत की बात नहीं हो रही है, कोई ग्रेट पर्सनालिटी की बात नहीं हो रही है, बल्कि किसी बच्चे का कारनामा लगता था। इस देश की जनता ने कई बार मुझ पर अपार प्रेम, बहुत प्रेम और बहुत सम्मान बरसाया है। मेरे लिए इंजीनियरिंग, रॉकेट विज्ञान का ये जो क्षेत्र है, ये मेरी जीवन की यात्रा की चरम सीमा को प्रकट करता है। मतलब मेरा लाइफ का क्लाइमैक्स, मेरे जीवन का परम सुख, परम आनंद इन्हीं चीज़ों में है। इस यात्रा का शुरुआती समय उस समय लौट आता है जब मैं बहुत पीछे जाकर सोचने लगता हूँ, हैरान हो जाता हूँ मैं, ये सब मेरे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ? क्या यह किसी पुस्तक की एक कहानी है जो मेरे साथ हुआ है? लगता है जैसे कोई कहानी है जिसे मैंने सिर्फ पढ़ा है शायद। ये सभी बातें मुझे एक ऐसा इंसान बनाने की ओर ले जाती हैं जो वास्तव में विज्ञान का रास्ता चुनता है। इस कहानी को आप भी पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि ये किसी ऐसे शख्स के बारे में है जो अपनी ज़िंदगी में साइंस को चुना। जो उसे याद आ रहा है, मुझे याद आ रहा है, मैं वो लड़का जिसने साइंस लिया अपनी ज़िंदगी में पढ़ाई के लिए, ऊंची पढ़ाई करने के लिए। वह नदी पर डेल्टा के छोर से की गई यात्रा है। विज्ञान के रास्ते में आगे बढ़ना कैसा होता है? डेल्टा से नदी का रास्ता तय करना। डेल्टा आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, जहाँ नदी एकदम स्लो हो जाती है लेकिन आगे बढ़ रही होती है और अब वो समंदर में गिरने वाली होती है। ठीक है ना? V शेप का प्लेस होता है, वहाँ से डेल्टा बनता है, जो दूर, बहुत दूर धारा के बहाव में मुझे अंत तक पहुँचाती है। जैसे मैं एक छोटा लड़का हूँ और अपने जीवन के रास्ते की खोज करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा लगता है ये कहानी मेरे जीवन की जो है मुझे याद दिलाती है कि मैं कोई छोटा बच्चा हूँ और ढूंढ रहा हूँ कि मेरे जीवन का एंडिंग किधर है, हैप्पी एंडिंग। और हैप्पी एंडिंग कैसे होगा? साइंस में विकास करके, डेवलपमेंट करके। मेरी शिक्षा सही मायनों में रामेश्वरम को छोड़कर उच्च शिक्षा के लिए रामनाथपुरम जाने पर आरंभ हुई, जिसके विषय में मैंने पहले भी लिखा है। ये तो एक छोटा सा अंश है ना चैप्टर का। इसके पहले वो बता चुके हैं कि कैसे उनके जीवन में शिक्षा और कब मेनली शुरू हुआ। यह पहली बार हुआ था जब मैं रामेश्वरम और अपनी माँ और अन्य जाने पहचाने, मेरा सुरभित घेरा, जो मेरे फैमिली का एक प्रोटेक्टिव घेरा था, उसको छोड़ के मैं बाहर निकला था, रामनाथपुरम गया। मैं एक शर्मीला सा छोटा सा बच्चा था, कस्बों में रहने वाला, जो अधिक बोलने से डरता था। स्वार्ड्स हाई स्कूल में मेरा पहली बार विज्ञान के अजूबे से सामना हुआ। रामनाथपुरम गया, वहीं से मेरे अंदर साइंस का इंटरेस्ट जगा। वहीं पर विज्ञान का अजूबा से मेरा सामना हुआ और वही मेरे दिमाग में उतर गया। इस स्कूल में एक टीचर थे, ये दुराई सोलोमन, बहुत ही बड़े दिल के इंसान थे, खुले विचार वाले थे। मेरे टैलेंट से बहुत प्रभावित हुए वो, और वही मेरे गाइड बने। मैं आकाश में पंछियों की उड़ान देखकर मोहित हो जाता था। जब चिड़िया उड़ती थी आकाश में, घंटों तक उनके उड़ने के अंदाज को देखते रहता था। आकाश मार्ग में आगे बढ़ते रहने को देखता रहता था। मुझ में बहुत छोटी सी उम्र से ही उड़ने, उन पंछियों में से एक होने की इच्छा जन्म ले चुकी थी। बहुत छोटी उम्र से मैं पायलट बनना चाहता था।
हवाई जहाज उड़ाना चाहता था मैं। एक दिन जब मैं उड़ान की भौतिकी पढ़ रहा था, भौतिकी मतलब फिज़िक्स, तब आदरणीय ईयदुरई सोलोमन हमारे स्कूल के विद्यार्थियों के समूह को समुद्र तट पे ले गए। वहाँ वे हमें पंछियों की ओर ध्यान देने के लिए कहते थे और समुद्र के किनारे खड़े हो जाते हैं जहाँ लहरों के सारस और सीगलों का शोर सुनाई पड़ता है। लहरों से सुनाई देता था सीगल का आवाज़। समुद्र के अंदर एक जीव होता है, प्राणी, सीगल, सारस भी होता है, उनकी आवाज़ हम लोग सुन पा रहे थे। चिड़ियों को उड़ता हुआ देख रहे थे समुद्र के किनारे, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करवाने ले गए थे। वे समुद्री धाराओं, वायु गतिकी, वैमानिकी तथा वायु बहाव की नई दुनिया को हमारे सामने खोल रहे हैं। वो जो टीचर थे ना, एक एक करके हम लोग को समझा रहे थे कि देखो बच्चों, समुद्र की धाराओं को देखो, वायु गतिकी देखो, वायु का डायनामिक्स को देखो, वैमानिकी देखो, देखो किस तरीके से हवाई जहाज़ चलने का शास्त्र जो कि छिपा हुआ है इन चिड़ियों में, चिड़ियों को देखो। मैं उन 15 वर्षीय विद्यार्थियों के समूह में से एक था। शायद तब उसके लिए वह विज्ञान का पाठ सबसे महत्वपूर्ण था। मेरे उस 15 ईयर ओल्ड में साइंस का ये बहुत बड़ा चैप्टर था मेरे लिए, चिड़ियों को देखना, कैसे चिड़ियाएँ उड़ती हैं, और इन्हीं के बेस पे ही तो हवाई जहाज भी उड़ता है। अचानक उस समय मेरा मोहित होने वाला विषय पूरी तरह से स्पष्ट और ट्रांसपेरेंट हो गया। पारदर्शक मतलब ट्रांसपेरेंट। यह इस प्रकार था मानो मैं बादल से घिरी एक खिड़की के पीछे देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अब तक मेरे सामने एक क्लाउड छाया हुआ था, अब अचानक सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो गया, मुझे आर पार दिख रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है। अब खिड़की खुल गई और मैं खुली आंखों से इस विशाल संसार को देखने लगा। मुझे अधिक जानकारी प्राप्त करने की प्यास लग रही थी। अब मेरे अंदर प्यास जगने लगी। मेरा मार्ग विद्यालय में ही बना और फिर बाद में सेंट जोसेफ कॉलेज। साइंस के रास्ते में मेरा रास्ता विद्यालय से खुला, स्कूल से आगे जाके सेंट जोसेफ कॉलेज में। और ये कॉलेज कहाँ था? तिरुचिरापल्ली में। वहाँ कई प्रकार के सुनहरे अवसर मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मैंने पहले ही सोच लिया था कि मुझे अपना दिमाग और आंखें खुली रखनी होंगी, अपने दिमाग को दुरुस्त व केंद्रित करना होगा। ठीक है, इस मामले में, साइंस के मामले में, यहाँ मेरे रास्ते में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जिसे मैं सीख कर नहीं कर सकता। मैंने सोच लिया था कि अब कॉलेज में ऐसा बहुत कुछ होगा जो मैं सीख सीख के कर लूँगा। जब सेंट जोसेफ में प्रोफेसर चिन्नादुराई और प्रोफेसर कृष्णमूर्ति ने उप परमाणु भौतिकी की संकल्पना बताई। अब देखो, कॉलेज में मेरे 2 प्रोफेसर आ गए मार्गदर्शन करने। एक का नाम था प्रोफेसर चिन्नादुराई और एक थे प्रोफेसर कृष्णमूर्ति। इन लोगों ने हमको बताया परमाणु भौतिकी का कॉन्सेप्ट, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सब के बारे में उन्होंने बताया। तब मैंने पहली बार संसार के इस छिपे हुए विषय के बारे में और हमारे चारों ओर इसके शरण हो जाने पर सोचना आरंभ कर दिया। आज तक तो मुझे नहीं पता था कि कण कण में, इस संसार का एक एक पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। साइंस ही साइंस है, चारों तरफ साइंस है। अब मुझे समझ में आने लगा था कि पूरा वर्ल्ड साइंस पे आधारित है। मैंने पदार्थों के अर्ध जीवन काल और रेडियोधर्मी क्षय के बारे में जाना। मैंने देखा कि जितना भी मैटर होता है ना, जो एलिमेंट होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट खास करके, उसका हाफ लाइफ पीरियड होता है, अर्ध लाइफ जीव। हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है? जैसे मान लो कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक वेट है 300, मान लो। अब उसका एटॉमिक वेट 300 है, तो उसमें से हमेशा रेडियो एक्टिव रेज निकलता रहेगा। तब तक निकलता रहेगा जब तक कि उसका हाफ लाइफ पीरियड खत्म ना हो जाए। अब हर एक एलिमेंट का हाफ लाइफ पीरियड अलग अलग होता है, किसी का 200 साल, किसी का 300 साल, किसी का 500 साल, 1000 साल। अब किसी एलिमेंट का मान लो 200 साल है, तो 200 साल बाद उसका एटॉमिक वेट घट के आधा हो जाएगा, 300 से हो जाएगा 150। तो ये सब मैंने वहाँ सीखा। रेडियोधर्मी क्षय के बारे में जाना। एक संसार उन ठोस निश्चितताओं से परे नज़र आने लगा। आज तक जो मैं सोचा था ना कि संसार क्या चीज़ से बना हुआ है, इनसे भी अलग लगने लगा। अब हमको लगने लगा संसार में मैं माइक्रोस्कोपिक तरीके से देखने लगा। हर पार्टिकल एक नए अंदाज में नज़र आने लगा। मैं विज्ञान एवं आध्यात्मिकता के द्वैत भाव की ओर भी सोचने लगा। और अब मैं ये भी सोचने लगा कि विज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों द्वैत है, दोनों एक साथ मिला। विज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों का द्वैत भाव है। द्वैत भाव मतलब दोनों मिक्स है। आध्यात्मिकता कभी विज्ञान से अलग नहीं है। आध्यात्मिकता मतलब स्पिरिचुअलिज्म, साइंस और स्पिरिचुअलिज्म, जिसको हम लोग देवी देवता बोलते हैं, अल्लाह बोलते हैं। भाई ये चीज़ और हमारा विज्ञान अलग नहीं है, एक ही चीज़ है, दोनों मिला हुआ है। क्या यह सब एक दूसरे से अलग थे? तुम देखोगे ना तो गहराई में हर स्पिरिचुअलिज्म के पीछे तुमको साइंस का भाव नज़र आएगा। जैसे हम लोग ताली पीटते हैं तो वहाँ हम लोग एक्यूप्रेशर कर रहे होते हैं।
मंदिर में जाते हैं जूता खोल के, इसलिए जाते हैं क्योंकि मंदिर सोच समझ कर ऐसी जगह पर बनाया जाता है जहाँ पे पॉजिटिव तरंगे निकलती हैं और वो तरंगे हमारे बॉडी के किनारों से हमारे अंदर प्रवेश करती हैं, जो हमारे बॉडी का सरफेस है। जैसे हमारा हथेली हुआ, ठीक है ना, जैसे हमारा पाँव का तलवा हुआ, तो चप्पल खोल के जाते हैं, जूता खोल के जाते हैं ताकि वो पॉजिटिव वाइब हमारे तलवों के ज़रिए हमारे बॉडी में आए। घंटी का एक अलग लॉजिक है, कॉन्सेप्ट है। घंटी की आवाज़ में ऐसी तरंग होती है जो हमारे माइंड को काम करती है, कंपोज करती है। हर एक आध्यात्मिक बातों के पीछे साइंस का कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है। हम लोग किसी का पैर छूकर प्रणाम करते हैं इसलिए क्योंकि उसके अंदर की सारी अच्छाई पॉजिटिव वाइब्स के ज़रिए वो हमारे अंदर आए, उसके पाँव और हमारा हाथ दोनों टच होता है। हम लोग किसी को आशीर्वाद देते हैं हिंदू धर्म में तो माथे पर हाथ रखते हैं, हमारा इसकी एनर्जी उसके सिर पे जाए, पॉजिटिव एनर्जी। तो ये जो ट्रांसफ़र है, ये ट्रांसफरेबल एनर्जी है ना, ये साइंस का कॉन्सेप्ट है और यही हमारे हिंदू धर्म में है। तो बहुत कुछ तरीके से कॉन्सेप्ट दोनों मिला हुआ है, स्पिरिचुअलिज्म और साइंस। अब नमाज़ पढ़ते हैं, मुस्लिम धर्म में ले लो, तो जिस पोज़ में बैठते हैं उस पोज़ को हम लोग बोलते हैं वज्रासन। सोचो तो दिन में 5 बार नमाज़ करेगा उस पोज़ में बैठ के, ये स्पिरिचुअलिज्म हो गया। अब साइंस में ले लो उसका इंपॉर्टेंस, 10 मिनट भी अगर नमाज़ करे अगर आदमी ऐसे और 5 बार बैठ जाए तो 50 मिनट हो गया, और 50 मिनट वज्रासन में बैठ जाओगे तो तुम्हारा बॉडी अतड़ी एकदम मजबूत हो जाएगा, टाइट, कुछ भी खा के पचा लोगे। तो साइंस का कॉन्सेप्ट घुस गया किसमें, स्पिरिचुअलिज्म में। ये सब एक दूसरे से अलग थे, एक दूसरे से मतलब साइंस क्या स्पिरिचुअलिज्म से अलग है, जैसे वे दिख रहे थे। अगर उप परमाणु मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का स्तर अस्थायी और विघटित हो जाता है, तब यह सब मानव जीवन की अवस्था से कैसे दूर किया जा सकता है। साइंस का उप परमाणु का कॉन्सेप्ट जानने के बाद हमको समझ में आया कि विज्ञान और आध्यात्मिकता अलग नहीं किया जा सकता है, एक ही में है। विज्ञान ही समस्त प्राकृतिक घटनाक्रम का उत्तर दे सकता है और यह आध्यात्मिकता ब्रह्मांड की समूची संरचना में हमारे स्थान को समझने में हमारी सहायता करती है। दोनों ही दो तरीके से हमारी मदद करती है। स्पिरिचुअलिज्म हमको समझाता है कि पूरे ब्रह्मांड में हमारा प्लेस क्या है इंसान का, और साइंस बतलाता है कि प्रकृति का घटनाक्रम कैसे चलता है। जब कोई व्यक्ति गणित और सूत्र के ठोस, सूत्र मतलब फार्मूला, मैथ्स और मैथमेटिकल फार्मूला के ठोस निश्चित स्वरूप को देखता है, यही आध्यात्मिकता अनुभूति से मन को उदार बनाकर एवं व्यक्ति के स्व के भीतर, स्व मतलब खुद के भीतर गहराई में उतर कर ऐसा करती है। यानी कि साइंस के कॉन्सेप्ट से अगर कोई चीज़ को देखोगे ना तो तुम्हारा सोचने का नज़रिया बड़ा हो जाएगा, बहुत ही उदार हो जाएगा, बिग कॉन्सेप्ट से सोचोगे। तो ऐसा करती है, समझने के लिए हम लोग इसके पीछे वाले लाइन को समझना होगा। पीछे वाले लाइन में हम लोगों ने पढ़ा था ना कि आध्यात्मिकता और विज्ञान अलग नहीं है, ठीक है, दोनों एक दूसरे की मदद करती है। आध्यात्मिकता मदद करती है हमारा स्थान समझने में ब्रह्मांड में, और विज्ञान मदद करता है कि प्रकृति का घटनाक्रम कैसे चल रहा है। तो अगर हम लोग मैथमेटिकल फार्मूला से हर ठोस चीज़ को देखें तो फिर हमारा दिल बड़ा हो जाता है, हमारा अनुभव भी बड़ा होता है, और फिर वह व्यक्ति के अंदर उतर कर ऐसा करती है मतलब तभी ऐसा पॉसिबल हो पाता है। तभी हम लोग किसी भी चीज़ को फिज़िक्स के आधार पे, साइंस के आधार पे समझ पाते हैं कि कोई भी घटनाक्रम कैसे चल रहा है, कैसे हो रहा है। यहाँ मुझे मेरी विज्ञान की दुनिया, पिताजी की आध्यात्म की दुनिया में समीपता नज़र आने लगी, और यहाँ पे मुझे समझ में आने लगा कि मेरे पिताजी तो बहुत आध्यात्मिक थे। नमाज सारा दिन में 5 बार, ठीक है ना, और लोगों का भला, लोगों के ऊपर दया बरसाने का काम करते थे पिताजी। उनका एक्टिविटीज़ में और मेरे एक्टिविटीज़ में क्लोजनेस नज़र आने लगा, मुझको नज़दीकी नज़र आने लगा, समीपता नज़र आने लगी। ऐसा नहीं लग रहा था कि मेरे पापा का लाइफ कुछ अलग है और मेरा लाइफ कुछ अलग है। मैं तिरुचिरापल्ली से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए MIT गया। MIT मतलब मद्रास प्रौद्योगिकी संस्थान, मतलब मद्रास टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, MIT। यहाँ काम में न लाए जा रहे 2 विमान रखे थे। यह दृश्य मानव उड़ान को लेकर मेरी इच्छा पूरी कर रहा था। जब मैंने उसको देखा, एरोप्लेन को टूटा फूटा पड़ा हुआ था, मेरे अंदर उड़ने वाला इच्छा फिर से जागने लगा। मैं पतंगे की तरह इस विषय की ओर आकर्षित हुआ और महसूस किया कि यहाँ मेरा भविष्य या जीवन का लक्ष्य तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक मैं उड्डयन से जुड़ी गतिविधियों व प्रक्रियाओं की तह तक नहीं जाता। वहाँ मैं महसूस करने लगा कि भाई उड़ान भरने वाला टेक्नोलॉजी की गहराई तक मैं जब तक नहीं जाऊँगा मेरा सपना पूरा नहीं होगा। MIT में मैं गया। MIT में 3 शिक्षकों ने मेरी अभिलाषा को साकार किया और मुझे वास्तविकता के धरातल पर ले गए। वो लोग हमको एहसास कराए कि रियलिटी क्या है उड़ने का, उड्डयन का। इनमें ऑस्ट्रियाई प्रोफेसर थे, ऑस्ट्रिया के, स्पॉन्डर, प्रोफेसर स्पॉन्डर। उन्होंने मुझको बताया कि वायु गतिकी क्या है, एयर का डायनामिक्स क्या होता है, उन्होंने मुझको समझाया। प्रोफेसर KAV पडलाई, इन्होंने हमको सिखाया कि एयरी स्ट्रक्चर डिज़ाइन और उसका एनालिसिस कैसा किया जाए।
एयरी स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाए, एयर में कोई चीज़ अगर उड़ाना है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, डिज़ाइन बताया उन्होंने। और तीसरे थे प्रोफेसर नरसिंहा राव, इन्होंने हमको बताया प्रिंसिपल ऑफ एयर डायनामिक्स, एरोडायनामिक्स। इन तीनों चीज़ों का मैंने अध्ययन किया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लेना, ये याद करना ही है, ये जरूर आ सकता है MCQs में, प्रोफेसर्स का नाम। ये 3 शिक्षक थे जिनके कारण मुझ में वायु गतिकी के प्रति आकर्षण जाग गया, और जब स्पष्ट होता गया कि कैसे और क्यों वायु में वस्तुएं गतिमान होती हैं, मैं अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही गतिशील अस्थायी दुनिया, गति के प्रकार एवं उलझी लहरों के महाजाल की खोज में खो गया। अब मैं खो गया पूरी तरह से किस चीज़ को खोजने में, कि कैसे वो कॉम्प्लेक्स आइडिया निकालें कि ये जो दुनिया है ना, अस्थायी दुनिया, स्थायी थोड़ी ना है। इस दुनिया में जितने भी कॉन्सेप्ट आज तक हैं, वो एक भी कॉन्सेप्ट, मतलब जितनी भी धारणाएं इंसानों ने निकाली है आज तक इस दुनिया में, उससे और आगे बढ़ने की अवधारणा निकालने की पॉसिबिलिटी है। कोई भी चीज़ अभी तक स्टेबल नहीं है, अभी न जाने कितना कुछ पता करना है। इस महाजाल में मैं खो गया यही सब खोजने में। ठीक इसी समय मुझे वायुयान के आकार प्रकार स्पष्ट हुए। मैंने पूरे उत्साह से बाईप्लेन क्या होता है, जिसमें भाई 2 पंखे हों, बाई मतलब 2, एकतल वायुयान, ठीक है, ऐसा वायुयान भी बनाया जो एकतल होता है, कोई मॉडिफिकेशन है प्लेन का, हम तुम नहीं जानते हैं। पुच्छ रहित विमान, ऐसा विमान बनाया, मॉडल बनाया जिसका पूंछ नहीं है, और कई अन्य अध्ययन के विषयों को पढ़ना शुरू कर दिया मैं। यहाँ कई प्रकार की घटनाएं घटित हुई। जब मैं MIT में था, मैंने स्वयं विज्ञान की दुनिया की खोज शुरू कर दी थी। जिस लेवल पे अब्दुल कलाम आप पहुँच चुके हैं, उस लेवल पे कोई किताब नहीं था जिसको पढ़ना है, अब डिस्कवरी करनी है, खोजना है, खुद से नया नया कॉन्सेप्ट लाना है। आने वाले लोगों को इनका खोजा हुआ चीज़ को पढ़ना होगा। अब ये कोई किताब नहीं पढ़ते थे। यह सब उस समय हुआ जब देश की प्रगति में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू वैज्ञानिक विकास पर बहुत जोर दे रहे थे। मेरे चारों ओर, ख़ास तौर पर शैक्षिक संस्थानों में जहाँ एजुकेशन दिया जाता है, मैंने पाया कि हमें सोचने के पारंपरिक तरीके को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना होगा। हम लोग जो सोचते हैं, कैसे सोचते हैं कोई चीज़, हम लोग का कोई एक बेस होता है, पहले का बना बनाया बेस। एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मान लो ये एक बेस है, अब इसी बेस पे तो सोचोगे ना। लेकिन हमें अब बने बनाए सोच से कहीं अलग सोचना था, कलाम ये कह रहे हैं। इस नए वातावरण का लाभ उठाना होगा। उत्तम होगा कि हम वैज्ञानिक तरीक़ों से ज्ञान की खोज करें। मैं रामेश्वरम के धार्मिक वातावरण में पला बढ़ा, इसलिए मेरे लिए ऐसा करना बहुत कठिन था। कठिन किस लिए था भाई? आज तक तो सिर्फ धर्म धर्म धर्म, अब विज्ञान की बात कर रहे हैं। बचपन से धर्म देखता आया, बल्कि मैं विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच अनिवार्य अभिन्नता के सूक्ष्म एहसास को साकार रूप देने का प्रयास करने लगा। अब मैं कोशिश करने लगा था कि विज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों एक दूसरे से मिले जुले हैं, अलग नहीं हैं। मैं यह नहीं मानता था कि जो हम लोग डायरेक्ट रूप से फील करते हैं, सेंस करते हैं, वही सिर्फ सच्चाई और ज्ञान का स्रोत है, ऐसा नहीं मानता था मैं यह जान पाया था कि आध्यात्म के क्षेत्र में वास्तविक सच्चाई सांसारिक उपकरणों पर आधारित होती है। जो तुम आध्यात्म के क्षेत्र में जो भी वास्तविकता जानते हो ना, जैसे हनुमान जी उड़ गए, मान लो एग्जाम्पल ले लेते हैं, हनुमान जी उड़ गए, सीधा मद्रास से उड़े और पहुंच गए श्रीलंका। तो ये जो आध्यात्मिक रूप तुमने देखा, इसके पीछे भी जरूर कहीं ना कहीं ये वैज्ञानिक उपकरणों या वैज्ञानिक कॉन्सेप्ट के ऊपर ही ये भी लागू होता है, ये भी उसी के ऊपर आता है, कहीं ना कहीं वो थ्योरी इससे जुड़ा हुआ है। और सच्चा ज्ञान अपनी आंतरिक खोज का अंश होता है। अब मैं अधिक से अधिक किसी अन्य प्रकार की दुनिया का हिस्सा बनते जा रहा था। अब मैं लग रहा था इस दुनिया का हूँ ही नहीं। सारा दिन खोज, डिस्कवरी, सोच में डूबा रहता था, जो प्रमाण ढूंढते रहता था, प्रशिक्षण ढूंढता था, ट्रेनिंग, मेंटल ट्रेनिंग, और सूत्रों से प्रभावित है, और खाली फार्मूला ढूंढता था। आखिरकार मैं MIT से इंजीनियरिंग की डिग्री के साथ बाहर निकला। अब तक मैंने मिसाइल और रॉकेट की दुनिया के बारे में बहुत कुछ जान लिया था और समझ गया था कि जिस दिशा में मैं जा रहा हूँ, यह मेरी प्रगति और भविष्य का हिस्सा है। जब मैं ये सब जान गया तो इस संसार की खोज के लिए द्वार खुल गए। अब मैं आकाश में ऊंची उड़ान भरने का कार्य कर रहा था। अब कैसे आकाश में ऊंचा उड़ान भरें, इसके ऊपर अब हमको काम करना है। बहुत कुछ जान चुका था मैं उड़ाने के बारे में, कि कैसे कोई चीज़ें उड़ाई जाती हैं। कई वर्षों बाद DTD&P एयर में मैं विभिन्न समूहों का हिस्सा बन गया। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म है डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन। ये एयर से रिलेटेड, मतलब एरोप्लेन या एयर वाले साइंस से रिलेटेड एक इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है। वहाँ का मैं एक हिस्सा बना। यह हॉट कॉकपिट क्षेत्र कहलाता था, जहाँ प्लेटफॉर्म
से जाने और सीधा उतरने की प्रणाली एवं रूपरेखा तैयार की जाती थी। यहाँ हम लोग ये सीखते थे कि कैसे एरोप्लेन सीधा नीचे उतरता है, उसके उतरने का सिस्टम, उसका रूपरेखा, और कैसे ऊपर चढ़ता है। ये सब बेंगलोर के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट ADE में होता था। वहाँ मैंने अनुभव किया कि मुझे कुछ हटकर करने का पहली बार बड़ा अवसर मिला है।